हेलो स्टूडेंट्स, जैसा अपना अपन ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी लास्ट क्लास में कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्यों कहते हैं ना, और उसके मतलब उसको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा जनरल बेसिक जानकारी मैंने इसको बेसिकली जानकारी दी थी आपको। तो अब अपन बात आती है कि क्वेश्चन जो आता है वो करे कैसे, है ना। तो देखो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल, देखो अलग अलग तरीके का आता है। या तो वो एपी अपने को देगा तो बोलेगा इसके आगे के 4 टर्म और डिफाइन करो, है ना, मतलब 4 पद और निकालो, है ना। या फिर वो फर्स्ट टर्म दे देगा और कॉमन डिफरेंस दे देगा, है ना। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, है ना। हिंदी मीडियम वाले भी सार्वंतर, और ये जो एक देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान रखना है कि हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और प्रथम पद को हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं और इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो क्वेश्चन है वो या तो ए दे रखा होगा और डी दे रखा होगा, तो क्या बोलेगा आगे की 4 टर्म और ज्ञात करो। या फिर पूरी समांतर श्रेणी दे रखी होगी, जैसे समांतर श्रेणी कुछ भी है 5, 2, 4, 6, 8 एंड टिल द एंड। तो मतलब ये बोल देगा कि इसका प्रथम पद लिखो, सार्वंतर बताओ, या फिर ये एपी है या नहीं। समझ मेरी मतलब नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, ठीक है, ये इस बेस पे आते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज होता रहेगा। तो देखो एग्जाम्पल देखो थोड़ा क्या है, देख लो। जैसे कि कोई एग्जांपल है अपने पास, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ दे आर एपी देयर फाइंड देयर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या ज्ञात करना है, सवाल ये कह रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना, बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो पता चल जाएगी, समांतर श्रेणी का फर्स्ट जो टर्म है वो क्या होती है हमेशा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गई ए। अब बात आती कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस का मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 मीन्स मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब मैंने बताया था इसमें फर्स्ट A1, A2, A3, A4, A5, A6, मतलब A4 A की काउंटिंग चलेगा, है ना, A2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें B अपन निकाल रहे हैं, A2 कितना है -5 और ये -1 माइनस का ही है। वन नहीं दे रखा था इसमें। तो देखो इसमें ए जो अपनी फर्स्ट टर्म अपने को देखनी है A1, A2, A3, A4, दिस A5, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या हो गई -5। अब देखो -7 माइनस क्वेश्चन का एंड देन माइनस इसका, ठीक है। तो देखो -7 प्लस माइनस माइनस +5
ठीक है। तो माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस होगा कितना आएगा, 7 में से 5 जाएंगे कितना आता है, -2। तो सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है। रुको चलो अपन दूसरा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं एग्जाम्पल ये। -5 -1 है, -5 -1 तो देखो इसमें अपने मैंने बताया था कि अपने को ए और डी निकालना है। तो ए तो ऐसे ही पता चल जाएगा, जो भी एपी दे रहे हो कि उसका फर्स्ट टर्म जो होती है वो ए ही होती है। तो इसका ए क्या हो जाएगा, -5। अब अपने को निकालना है डी। तो डी का फॉर्मूला बताया था मैंने, A2 - A1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, -1 और फर्स्ट टर्म क्या है, ये फॉर्मूला का माइनस, देन -5 -1 प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो प्लस का 5 माइनस का 1 तो माइनस होगा तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। नेक्स्ट देखो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया, राइट। अब अपन को इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इधर से काउंट करो, A1 A2 ये A3 है। तो अब क्या करेंगे अपन, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा, है ना। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया, A2 - A1 कर दिया अपन। अब A3 - A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A3 कितना है 3 और A1 कितना है, A2 कितना है -1, 3 फॉर्मूले का माइनस, ये -1 तो कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस देन कितना आ जाएगा 4। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ गया 4 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 आ गया। अब देखो एक लास्ट अपने को इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो इसका अगर डिफरेंस तीनों सेम आ जाते हैं तो ये क्या है, AP है। तो देखो आज आता कि नहीं आता अभी देख लेंगे। A4 माइनस A3, A4 कितना है 7, A3 कितना है 3, 7 - 3 4। तो देखो तीनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 4 आया। तो मैंने बताया था कि जब अपन AP में कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं ना, तो कॉमन डिफरेंस अगर सबका सेम आता है तो वो AP है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। देखो अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अगर A का कुछ भी आ गया, अगर इससे अलग डिजिट जस्ट यहाँ आ जाती है तो वही उसको मान लेना है कि AP है ही नहीं। समझ में आ रही बात। अगर है तो सबका सेम आएगा, नहीं है तो किसी का भी सेम नहीं आएगा, सबके अलग अलग आएंगे। समझ में आ रही बात। तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन एक नंबर में पूछेगा तो भी, बाकी नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन पता होना चाहिए अपने को कि AP में D कैसे निकालते हैं, A कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जब A और D दे रखा होगा तो पूरी AP कैसे बनाते हैं। समझ में आ रही बात। देखो एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो जिसमें A और D दे रखा है तो अपन को उसमें पूरी AP कैसे बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल, अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। देखो A दे रखा है और D दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, और क्वेश्चन क्या देगा कि आगे के इसकी पूरी समांतर श्रेणी अपने को बनानी है, मतलब AP पूरी बनानी पड़ेगी। तो देखो कुछ नहीं करना है, एक टर्म तो अपने को दे रखी है, A दे रखा है, मतलब एक क्या हो गया, A1 इज इक्वल टू A हो गया। अब बाकी के 3 अपने को और निकालने रहे, ठीक है। तो देखो D सब पूरी पिक्चर का हीरो इसमें कौन होता है, D होगा। A का कोई रोल ही नहीं है, क्यों नहीं है, देखो अब अपने को निकालना है D। तो जब AP अपने को बनानी होती है तो फॉर्मूला होता है A प्लस D। समझ में आ रही बात, A प्लस D। और अपन जब D निकालते हैं तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है अपने को, ये अपन कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला, और ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो AP कैसे बनाते हैं, A प्लस D। अगर फिर और निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 प्लस D, A2 प्लस D, A2 प्लस D करो, या फिर A प्लस
2d करो, बात बराबर है ना। फिर और निकालेंगे तो a प्लस 3d। समझ मेरी बात, इससे फर्स्ट टर्म निकलेगी, इससे और सेकंड, इससे थर्ड। तो देखो कैसे निकलेगी, फर्स्ट a प्लस डी, ये कितना दे रखा है -1 प्लस d तो दे ही रखा है 1/2। अब वही पुरानी मैथ्स का अपने को यूज़ करना है इसमें। 2 एलसीएम आएगा, 2 को डिवाइड करना है, या कितना आ जाएगा -2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। देखो सब बिल्कुल इजी है, तो पता ही है तुमको। 2 एलसीएम लिया, फिर इसको -1 से डिवाइड किया तो -1 आया, -1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, प्लस का प्लस, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो -2 प्लस 1 कितना होगा -1/2, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये जो आया ये अपने पास क्या आ गया a2, मतलब -1/2। ठीक है, नेक्स्ट अपने को निकाला है फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d। तो a कितना है, a तो यही चलेगा, -1 प्लस 2d कितना हो जाएगा 2 इंटू डी कितना है -1/d। समझ मेरी बात, -1 प्लस 2 का 2 इंटू डी, डी अपने को दे रखा है 1/2, माइनस नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2/2। देखो यहाँ चाहे तो काट लो, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दो। तो देखो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। देखो नहीं काटो तो भी कट जाएगा, कट भी जाए, नहीं काटो तो रहने भी दो, मेरी दोनों राय मानो। एलसीएम आएगा 2, 2 का 1 से डिवाइड 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई, -2 प्लस 2 का 2, 2 से 2 डिवाइड 1, 1 का मल्टीप्लाई, 2 में 2 तो कितना हो जाएगा 0.2 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर अगर कट कर देते तो भी 0 ही आ रहा था, यहाँ 1 बचेगा, 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ये सवाल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखो जनरल क्वेश्चन, देखो अपने पास थर्ड टर्म क्या आ गई 0, ऐसे से अपन और आगे निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो देखो ऐसे जो है अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से देखो क्या बताया था मैंने, ऐसे बहुत कम बार अगर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे पूछ भी ले तो अपने को ये नॉलेज में होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। देखो एक आधा एग्जाम्पल और देख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जो होगा अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन है टू 5/2, 3 7/2। अब अपने को पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं, और इसका फर्स्ट टर्म अपने को इसको लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म वैसे ही पता पड़ जाएगा 2 है, ठीक है। अब निकालना अपने को डी, कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर। तो फॉर्मूला वही चलेगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/2 माइनस 2, एलसीएम आएगा कितना 2, 2 का 2 को 2 से डिवाइड 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, माइनस 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, मतलब कितना है 1/2। नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 माइनस 5, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1/2। देखो समझना है, समझ में आना चाहिए ये क्यों आया 6 - 5, ऐसा नहीं कि फिर समझ में नहीं आया,
फिर से देख लो, 2 एलसीएम लिया, 2 को 1 से 2, मतलब इंग्लिश वाले हिंदी वाले समझ लो, 2 को 1 से भाग दिया, 2 का 1 में भाग दे दिया, कितना आता है 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 अपन ने यहाँ लिखा। मैंने एक बार और बताया था, अगर एलसीएम लेना समझ में नहीं आता है तो एक सीधी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो देखो एक बार, ताकि तुम्हारे और दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे अपन ना अपनी टर्म क्या है 3 माइनस 5/2, एलसीएम कितना लिया 2, तो जो टर्म अपन ने एलसीएम ली उसका मल्टीप्लाई इधर भी करना है और इसका मल्टीप्लाई इधर भी करना है। तो इस सीधी सी बात, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या देखो कितना आ गया 6, माइनस का माइनस, 2 से 2 कट गया, 5, 6 में से 5 गया 1/2। समझ में आया? जो भी चीज़ जो भी टर्म अपन एलसीएम लेते उसका दोनों बोथ साइड इसका क्या करना मल्टीप्लाई करना, इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 कितना है 7/2 माइनस 3। तो देखो अब सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे आएगा देखो 2 एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड 7 माइनस 6, देखो डी सबका सेम आ रहा है 2 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये क्या है एपी है। समझ में आई बात? ऐसे ये क्वेश्चन जो है अपने को अटेंड करने हैं। देखो अभी एग्जांपल बताया मैंने, अपन अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन 5.1 जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक रूल्स क्या होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ये पढ़ा था। देन फिर हम आ गए थे टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस पे कि टेंस के अकॉर्डिंग किस किस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस होते हैं। हमने लास्ट जहाँ पे ड्रॉप किया था वो पोर्शन था जब हम पास्ट सिंपल, अगर हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में पास्ट सिंपल है तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इसके हमने 2 एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। आज हम वहीं से नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रूल वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल जो है वो है पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस अगर है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा was वर राइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी। अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स को। He said, comma, inverted comma, it was raining. एग्जाम्पल है हमारा he said it was raining, inverted comma, close। हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे he said that it, अब यहां पे है was वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो हमें क्या लगाना है had been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो it had been raining।
क्लियर? एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो लिखवाती हूं। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, the boys were playing, inverted comma close। तो हमारा इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनेगा he said that the boys had been playing, then full stop। क्लियर? अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। अब कुछ ये तो थे सारे चेंजेस जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग पढ़े थे। अब हम बात करते हैं उस चेंज की कि जहां पर टेंस, ऐसा कौन सा टेंस होगा जहां पर एज इट इज सेंटेंस आएगा और उसका कोई चेंज नहीं होगा। आपको एक लाइन लिखनी है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन पास्ट perfect and past perfect continuous। यस, अब यहां पर याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमने प्रेजेंट टेंस हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में था तो हमने उसका पास्ट फॉर्म बनाया, राइट? फिर पास्ट सिंपल आया, फिर पास्ट कंटिन्यूस आया। पास्ट सिंपल आया तो हमने पास्ट परफेक्ट बना दिया, पास्ट कंटिन्यूस आया तो हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया। अब ये बचते हैं ये दो टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इनको हम क्यों, कौन से टेंस में जाके चेंज करेंगे? इनका पास्ट फॉर्म तो कुछ होता नहीं है, पास्ट फॉर्म के लास्ट टू टेंस है ये, तो इनके सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। इसके भी मैं एग्जाम्पल बता देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, राम हैड gone there। There is no change in the sentence। He said that Ram had gone there। देखिए टेंस के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे थे, यहां पर हमने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ सेंटेंस में हमें कंजक्शन दैट लगाना था वो लगा दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए और हमने एंड में जो हमारा फुल स्टॉप लगता है वो एज इट इज लगा दिया। एक और हम इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, he had already done the work। बनाइए क्या बनता है? मोहन said that he had already done the work, कॉमा और एंडेड कॉमा ही हटाना है। इसका आंसर आपके लिए मैं यहां पर छोड़ रही हूं, ये आपको फील करना है, राइट? अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब ये आता है चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। मॉडल्स आपने सुन रखे हैं, क्या क्या होते हैं मॉडल्स?
अब कौन कौन से मॉडल कहाँ कहाँ चेंज होंगे, ठीक है, हम किनको चेंज कर सकते हैं? कैन को कुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में चेंज कर देंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे, मस्ट को हैड टू, और अगर आप ये नहीं लगाना चाह रहे हैं तो मस्ट में ही रहने दे सकते हैं, राइट। अब कौन कौन से चेंज नहीं होंगे? सपोज कि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी वुड आ गया है, शुड आ गया है, कुड आ गया है, तो इनको हम कहाँ चेंज करेंगे? इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर मैं फिर से एक लाइन लिख देती हूं, देयर इज नो चेंज इन would, might, could, should और ought to, ought to। यहां पर एक और चीज मैंने मिस कर दी थी, वो था मे को हम चेंज करेंगे माइट में। क्लियर? अब ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रही हूं ये नोटबुक्स में आपके होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मेरे हाथ में आपकी ग्रामर की नोटबुक्स आएगी तो ये जितने भी नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं मैं आपकी नोटबुक में प्रॉपरली लाइन टू लाइन चेक करूंगी। इसलिए यहां पर ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी नोट्स आपको लिखवाए जा रहे हैं यहाँ से ग्रामर के, वो सारे ही आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। होप सो कि ये उतार लिया होगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं ताकि ये चीज भी आपको क्लियर हो जाए। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, Hari can do that work। He said that Hari could do that work। क्लियर? हमने क्या था कि कैन को कुड में चेंज करना था और कोई चेंज नहीं। यहाँ पे जो नॉर्मल चेंजेस है कि कॉमा इंडेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट लगाया, कैन को हमने कुड में चेंज किया, फर्स्ट फॉर्म उसके पीछे भी आती है, फर्स्ट फॉर्म इसके पीछे भी आती है और एज इट इज हमारा सेंटेंस लिखा। हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। The teacher said, comma, inverted comma, the boys may go home। क्या बनेगा इसका? The teacher said that the boys might, मे को किस में चेंज करने को कहा था मैंने? might में might go home। और लास्ट हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि एक मस्ट का भी हो जाए जो एज इट इज होगा। she said, comma, inverted comma, Mohan must see the picture। अब हम चाहें तो मैंने मस्ट में अगर आपको चार्ट अभी तक याद है आपने उतार रखा है तो ये ध्यान होगा कि मैंने कहा था मस्ट
को हम 2 चीजों में चेंज करते हैं, या तो एज इट इज रहने देते हैं या फिर हैड टू कर देते हैं। शी सेड मोहन मस्ट, या फिर had to see the picture, see the picture। क्लियर? ये आपके आज हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने टेंस के अकॉर्डिंग देखा था कि पास्ट कंटिन्यूस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। उसके भी एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। देन हमने बात की कि किस किस में चेंज नहीं होता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके भी एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडल्स कि कौन सा मॉडल किस में चेंज होगा और कौन सा मॉडल चेंज नहीं होगा, तो उसके भी एग्जाम्पल्स आज हमने देख लिए। तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रूल के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक आप इन सेंटेंस को रिवाइज करें, इनकी प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर दो आधारों पर हमने वाक्य विचार में अध्ययन किया था, और आज तीसरा पार्ट रचना के आधार पर वाक्यों में अध्ययन करेंगे, जिसमें रचना के आधार पर सरल वाक्य या उसे साधारण वाक्य कहते हैं, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों पर अध्ययन करेंगे। मिश्र वाक्यों के साथ क्या क्या होता है, कौन से आश्रित उपवाक्य होते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्यों के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य की बात करें तो 3 वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की बात करें तो सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य किसे कहा जाता है? जब किसी वाक्य में जो कर्ता होता है वह वाक्य में हमेशा उद्देश्य होता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, जो बात कही जाती है, जो कार्य कर्ता द्वारा किया जाता है, वह हमारा क्या होता है? विधेय होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां मोहन हमारा कर्ता है, अर्थात कर्ता होगा तो वो क्या होगा? हमारा उद्देश्य होगा। और मोहन के विषय में क्या बात की जा रही है? पुस्तक पढ़ने की बात की जा रही है, इसलिए वहां पर हमारा क्या हो गया? वो हमारा विधेय हो गया। अब देखें, एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। इस वाक्य में दूसरी विशेषता यह है कि एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, एक से अधिक क्रिया नहीं होगी और एक से अधिक कर्ता भी नहीं होगा। जैसे मोहन पढ़ता है, मैं जाता हूं, यहां मोहन एक कर्ता है, पढ़ना एक क्रिया है, मैं एक कर्ता है और जाना क्रिया है और मैं कर्ता है। इस प्रकार एक कर्ता और एक क्रिया हो, वहां पर क्या होगा? सरल वाक्य होगा। अब दूसरा सरल वाक्य जो साधारणतः समझ में आ जाता है, एक कर्ता हो एक ही वो होता है, विधेय दोनों। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, है ना, संयोजक शब्द से जुड़े हुए हो, जैसे तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से वाक्य जुड़े हुए हो, वहां पर संयुक्त वाक्य कहते हैं उसे। तो उसमें क्या होता है? अब समानाधिकरण, है ना, एक तो 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो, है ना, जैसे मोहन पढ़ रहा था, लेकिन सोहन सो रहा था, दोनों काम लेकिन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार अब समानाधिकरण वाक्य क्या होता है? समानाधिकरण वाक्य पहले देख लेते हैं। ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार, ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य, एक मुख्य वाक्य, हम मिश्र वाक्य में देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। तो जो उपवाक्य होता है, मुख्य वाक्य के आश्रित उपवाक्य होता है,
और आश्रित उपवाक्य या आश्रित जो उपवाक्यों के समान अधिकार होता है, आश्रित जो उपवाक्य होता है उसके समान ही ये भी अपना अधिकार रखता है। वहां समान अधिकरण वाक्य, समान धन अधिकार, समान अधिकार रखने वाला जो वाक्य होता है वह वाक्य समान अधिकरण वाक्य या उपवाक्य कहते हैं। अब एक है उसमें कि जैसे यहां उदाहरण भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। यहां वाक्य देखते हैं, भरत आया एक वाक्य है, किंतु से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, और भूपेंद्र चला गया। यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है बल्कि उस पर जुड़ा हुआ है। हम मिश्र वाक्य में देखेंगे एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, यहां एक वाक्य दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो देखें यहां पर ये जो शब्द हैं, आप ध्यान रखें कि संयुक्त वाक्य में सरल साधारण वाक्य सामान्य होगा, ठीक है। अब एक उद्देश्य एक विधेय होगा। संयुक्त वाक्य में हमें कुछ शब्द हैं उनका तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि शब्दों से जोड़ दिए जाएं, हम देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार यही पूछता है। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य में आप अलग अलग क्रम में बांटिए, अलग कीजिए, तो यहां पर हमें दिक्कत ना हो। तीसरी बात करें, तीसरा वाक्य है तो मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य से नाम से ही पता चल जाता है, जो वाक्य मिश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य में क्या होगा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक मुख्य वाक्य होता है, जिस वाक्य के आश्रित ही दूसरे वाक्य होते हैं, जैसे उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य भी आश्रित हो। जैसे एक वाक्य मुख्य होगा, एक वाक्य मुख्य के साथ ही अन्य आश्रित उपवाक्य होगा, नहीं तो वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे मिश्र वाक्य और वह उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये योजक चिन्ह जिसे समुच्चय बोधक अवयव भी कहते हैं, ये योजक चिन्ह, इसमें कौन कौन से योजक चिन्ह लगते हैं? इसमें संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में दोनों योजक चिन्ह भी अगर याद कर लिए जाएं तो हमें इन तीनों में जो डिफरेंस है, उनमें जो भिन्नता है, उसको भी पता कर सकते हैं। जैसे योजक यहां चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तदापि, ये कुछ शब्द हैं जिनका अध्ययन करके भी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भिन्नता है तो हम उसको देख सकते हैं। जैसे यहां मिश्र वाक्य पे जाएं, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर देखें, वे मेरे शहर आएंगे, मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। यहां पर वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य, क्योंकि इसी वाक्य पर आश्रित है ना। वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य हो गया, क्योंकि योजक चिन्ह हो गया हमारा, और उन्हें अजमेर शहर घूमना है आश्रित उपवाक्य। तो तीनों वाक्यों में देखें तो एक पहला वाक्य था साधारण वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में क्या था? संयुक्त वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, अथवा, ये सब जुड़े हुए थे। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे प्रधान वाक्य था, और इस वाक्य प्रधान वाक्य के आश्रित अगर इस वाक्य को हटा दिया जाए, इस पहले वाक्य को अगर हम हटा देते हैं, वे मेरे घर आएंगे, तो यहां पर उन्हें अजमेर शहर घूमना है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि इन तीनों के आश्रित ही ये तीनों वाक्य हैं। ठीक है, तो इन तीनों वाक्यों में हमने पूरा अध्ययन। अब इस पे आगे हम बात करेंगे, तो इसके मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इन तीनों के बाद भी इन पर आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं? अब आश्रित उपवाक्य में क्रिया संबंधित होते हैं, विशेषण संबंधी होते हैं और क्रिया विशेषण संबंधी भी होते हैं। इसके बाद इनके मुख्य क्रमानुसार क्या होगा, क्रम भी देखना पड़ेगा कि वाक्य में कौन किससे पहले आता है। क्रिया से पहले क्या आता है? क्रिया क्या है? क्रिया का विस्तारक, कर्ता, कर्ता का विस्तारक। बहुत ही लंबा अध्याय है, लेकिन उसको छोटे छोटे भागों में हम विभाजित करके आगे इन तीनों के बारे में, उपवाक्य क्या है, संज्ञा, विशेषण, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। अपना जो लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 6 है ना, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक की बात अपन कर रहे थे। उसके अंदर अपन ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रहे थे। ऑक्सीकरण के अपचयन के अंदर अपन ने कुछ बेस के अकॉर्डिंग उनको सीख लिया था, कुछ आधार की बातें थी, जैसे ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को निकालना, विद्युत धन तत्व को जोड़ना, विद्युत धन तत्व को निकालना,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव करना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह की सारी बातें अपन कर चुके हैं। क्योंकि ये चीज़ें आप बार बार जब टॉपिक के अंदर देखेंगे तब जाके आपको ये पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप उनको अच्छी तरह से लर्न कर पाएँ, अच्छी तरह से याद कर पाएँ ना। क्योंकि रिएक्शंस ऐसी कुछ चीज़ें हैं वो फॉर्मूलों के रूप में होती हैं और इक्वेशन के फॉर्म में होती हैं, रिएक्शंस के फॉर्म में होती हैं, सूत्र होते हैं। ये सारी चीज़ें जनरली एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिटर्न में लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं बैठे बैठे पढ़ लिया और याद हो गया। इनको जितना रिटर्न में लिखेंगे, कागज़ भरेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको कंठस्थ होती जाएगी, परमानेंट याद होती जाएगी, ना। तो अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? विद्युत ऋणी तत्वों वाला, है ना। यहीं से अपन स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा वापस बैक में। विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग व निष्कासन के आधार पर, निष्कासन के आधार पर क्या पढ़ा था अपन ने? जैसे जिसमें अपन ने क्या पढ़ा लास्ट में? विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें कॉमन होके चलना है, जिसको कॉमन चलना है। कुछ अभिक्रियाएं जैसे उत्प्रेरक में भी आएंगी, एक ही अभिक्रिया कई बार काम, जैसे SO2 + O2 2SO3, है ना। ये आपके कहाँ काम आएगी? जब समांगी उत्प्रेरक होगा, है ना, जब पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी अभिक्रियाएं कहीं ना कहीं आपके दोबारा रूप से भी काम आती है। तो उनको ये देख लेना कॉमन रिएक्शंस कौन सी हैं, एक ही जगह पे कौन सी रिएक्शन चल रही है जो कई जगह काम आ सकती है। तो उस रिएक्शन को थोड़ा हट के पढ़ लेना अपने को, ना। तो विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग व निष्कासन के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू या बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या क्या कह सकते हैं अपन इसको? विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग और निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of electronegative elements. ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पहले क्या चीज़ हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, जो अपन पढ़ चुके हैं कल, ऑक्सीकरण। उसमें क्या किया था अपन ने? Mg+Cl2, MgCl2 ऐसा लिखा था अपन ने। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इस पॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ रहा है, तो देखना पॉजिटिव को नहीं है, देखना नेगेटिव को, क्योंकि बात अपन नेगेटिव की कर रहे हैं ना, अपनी हेडिंग ही नेगेटिव की है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिख देंगे? एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन एज ऑक्सीडेशन। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये बात अपन ने कल यहाँ तक कर ली थी। बात थी रिडक्शन की, कहाँ थी? रिडक्शन की बात, है ना, अपचयन की बात। तो अपचयन में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, क्योंकि संयोग को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकरण। एडिंग को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकरण। तो रिमूविंग को क्या बोलेंगे? अपचयन। तो अब परिभाषा क्या लिख देंगे? रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट known as reduction, ठीक है। हिंदी में लिखे इसको, विद्युत ऋणी तत्वों के
निष्कासन को अपचयन कहते हैं। क्या हो गया? विद्युत ऋणी तत्वों के निष्कासन को अपचयन कहते हैं। रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नॉन एज रिडक्शन। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा था, इसमें निकल रहा है ना। मैंने बार बार यही चीज़ पे जोर दिया है, एक में जुड़ेगा तो दूसरे में निकलेगा। अभी जब इस पूरे का सार अपन पढ़ेंगे, बेस पढ़ेंगे, उस बेस को अपन किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। वो रेडॉक्स रिएक्शन जब आएगी तो उसके अंदर पूरा आपको यही सार मिलेगा कि किसी भी अभिक्रिया में एक तत्व द्वारा त्यागा जाता है या किसी के द्वारा त्यागा जाता है, दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाता है ना। ये चीज़ें सारी अभी आएगी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो उसका जब बेस पढ़ेंगे तो बेस में यही आएगा कि एक पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं, मतलब ये दोनों पदार्थ, ये ऑक्सीकरण अपचयन हमेशा साथ साथ में चलती हैं, है ना। क्योंकि साथ साथ में नहीं होगी, क्या होगा? एक पदार्थ त्याग देगा, लेने वाला कोई नहीं, तो कैसे काम चलेगा? अगर एक पदार्थ ले रहा है, दूसरा त्यागने वाला नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो इसी बेस के आधार पर इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। वो अभी बाद में बात करते हैं ना। तो इसकी रिएक्शन अब मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि रिएक्शंस क्या है इसकी, कि जो रिएक्शन आती है इसके अंदर वो रिएक्शन क्या है। देखो, FeCl3+H2 फेरिक क्लोराइड, ठीक है। क्या है ये? फेरिक क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे करा? हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया आपके यहाँ? FeCl2+HCl। क्या बन गया? FeCl2+HCl। यहाँ क्लोरीन कितना हो रहा है? देखो 3 दूनी 6, यहाँ कितने हो रहे हैं? 2 4 2 6, ठीक है। 2 हो गए यहाँ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये 2 हाइड्रोजन। Fe यहाँ 2 है, ये Fe 2, ठीक है। क्लियर? तो इस फेरिक क्लोराइड में से इसने क्या किया? विद्युत ऋणी तत्व यहाँ कितने हैं? देखो 3 है, 3 दिख रहे हैं। अब यहाँ से इस अभिक्रिया तक पहुँचे कितने हैं? 2 हैं। इसने हाइड्रोजन को एक अपना दे दिया तो ये HCl अलग बन गया, इस Cl निकल के इस हाइड्रोजन से जुड़ गया। यहाँ Fe के साथ 3 Cl थे, यहाँ Fe के साथ 2 Cl बच गए। मतलब एक विद्युत ऋणी तत्व, कौन? Cl, है ना, क्लोराइड या क्लोरीन, वो क्या हो गया? इसमें से निकल के इससे जुड़ गया। तो हम क्या देखेंगे? सिर्फ निकलना। विद्युत ऋणी तत्व का संयोग वाली बात यहाँ होगी खत्म। अब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन के आधार पर क्या पढ़ रहे हैं? अपचयन। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो 3 Cl में से एक Cl का क्या हो गया? निष्कासन हो गया, वो इस तरफ हो गया। इस FeCl3 के साथ 3 Cl थे, यहाँ देखो FeCl2, मतलब 3 में से 2 Cl ही बचे। तो एक Cl का निष्कासन हो गया ना, रिमूविंग हो गया, एक Cl निकल गया। तो निकलने को क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। तो यह अभिक्रिया किसकी हो गई? अपचयन या रिडक्शन की। किसकी हो गई? अपचयन क्या? रिडक्शन की अभिक्रिया होगी। क्योंकि इसमें से क्या हो गया? विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो रहा है। समझ में आ रही बात? क्या? विद्युत ऋणी तत्व निकल रहा है ना, रिमूविंग हो रहा है। रिमूविंग या निकलने को ही क्या बोलेंगे अपन? अपचयन या रिडक्शन। तो ये विद्युत ऋणी तत्व, ये नहीं है, ये विद्युत ऋणी तत्व हो गया। और ये एक ऐसा चीज़ है, ये मैं आपके इसके बारे में एक चीज़ बता दूं, Fe एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल चार्ज को शो करता है ना। इसके ऊपर +1 भी लगता है, +2 भी लगता है, +3 भी लगता है, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसपे अलग अलग चार्ज लगाया जाता है ना। Fe+1 भी होता है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। इनके अलग अलग नाम पड़ते हैं, फेरस, फेरम, फेरिक, अलग अलग है ना। तो ये Fe क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, लेकिन ये Cl यहाँ नेगेटिव चार्ज वाला है। ये 3 है, यहाँ 2 हैं, एक Cl निकल गया। तो Cl के निकलने को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के निकलने को क्या बोलते हैं? अपचयन या रिडक्शन। या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कह रहे हैं ना। तो सिर्फ नेगेटिव वाले पे ध्यान देना है, पॉजिटिव वाला तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ नेगेटिव वाला देखना है, नेगेटिव वाले पे ही अपन फोकस कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ें डेफिनेशन हो गई, ये ऑक्सीकरण वाली हो गई, ये अपचयन वाली हो गई, ये ऑक्सीकरण की रिएक्शन हो गई, ये अपचयन की रिएक्शन हो गई। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना है। तो आपको इन पे फोकस करना है, ये चीज़ मेन है ना। इन्हीं चीज़ों के आधार पे आपको नंबर डिसाइड करने वाले हो, आप नंबर लेने वाले हो। इनको लिखने से ये तो हर कोई लिख देगा,
क्या है इसमें लिखने में? विद्युत ऋणायन तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणायन तत्व का निकलना अपचयन। क्या मोटा लगा आपको बताओ, है ना? कोई फर्क पड़ा इससे? ये तीसरी क्लास वाला बच्चा भी याद कर लेगा। लेकिन ये वाली चीज़ जो है, कैसे शो करोगे आपके विद्युत ऋणायन तत्व कहाँ जुड़ रहा है, कैसे शो करोगे आप विद्युत ऋणायन तत्व कहाँ निकल रहा है? तो ये निकलना और जुड़ना, ये शो करना, ये एग्जाम्पल लिखना, ये रिएक्शन लिखना, ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इन्हीं को आपको देखना है, इन्हीं को आपको लर्न करना है। ये डेफिनेशन तो बन जाएगी, इनको याद करना मेन काम है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये अपना क्या हो गया एक टॉपिक, विद्युत ऋणायन तत्वों के संयोग या निष्कासन के आधार पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है? अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की। तो कौन कितने हो गए देखो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है? अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, है ना? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ठीक है? क्या लिखेंगे इसको? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होता है, आदान प्रदान के आधार पर या लेने देने के आधार पर कैसे क्या होता है। अब सबसे पहले बात क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की, ठीक है? ऑक्सीकरण की बात करेंगे। ऑक्सीकरण के बाद क्या होगा इसमें, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, अणु या क्या लिख सकते हैं, पदार्थ, अणु, तत्व, परमाणु, पदार्थ, अणु, तत्व, परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हो। ऐसे विक्रिया जिनमें पदार्थ, अणु, तत्व, परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या हो गया, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक एटम, element, molecule given a electron या removing of electron known as oxidation। क्लियर? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व, परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है? दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन एज ऑक्सीडेशन। अब ऐसी रिएक्शन देख लें अपन कैसे होता है। देखो ये सोडियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, तभी क्या होता है, इस पर प्लस चार्ज लगता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे होगा ये आप सीख चुके हो पहले। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना, क्योंकि जिसके ऊपर ग्रहण लिखा होता है वो क्या करता है, हमेशा
लेने वाला होता है कर्जदार होता है ना। और कर्ज किससे बना, ऋण से। तो जिसके ऊपर ऋण है इसका मतलब उसने क्या किया, लिया है ना। जैसे बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमें क्या बना देते हैं, ऋणी। ऋणी मतलब कर्ज लेने वाला, ऋण से ही बन क्या बना, माइनस। तो जो लेता है उसके ऊपर हमेशा माइनस आता है क्योंकि वो लेने वाला है, उसके ऊपर कर्ज है ना, ऋण है। तो और जो देने वाला होगा, जिसके पास होगा, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला कैसे, वो धनात्मक है, धनवान है, धन साइन उसके साथ लगा हुआ है, तभी तो वो दे सकता है ही नहीं, कंगाल है, क्या देगा बताओ। तो जिसके पास धन है तो धन देने से ही धनवान बना वो, है ना। तो दान करने वाला, धन देने वाला धनवान होता है ना। तो उसके ऊपर क्या लगता है, धन से ही क्या बना, प्लस। तो जो देने वाला होता है उसके ऊपर प्लस और जो लेने वाला होता है उसके पास माइनस होता है ना। तो इसके ऊपर ये क्या हो गया, फिर Fe2 प्लस Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, 3 में से एक दान कर दिया इसलिए 2 बचे, 1 में से एक दान कर दिया ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये त्याग करता है ना। इस तरह फेरस आयन एक और इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक आयन में बदल जाता है ना। ये फेरिक और ये फेरस, ठीक है, बताया था अभी। ऐसे +2 +3, तो ये फेरम, फेरस, फेरिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं अपचयन की। ये ऑक्सीकरण हो गया, तो इसका उल्टा कर लेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, अणु, तत्व, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उसे अपचयन कहते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, है ना। लेकिन उदाहरण थोड़े चेंज कर देंगे। अपचयन, ठीक है, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब अपचयन की बात करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, अणु, परमाणु तथा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, अणु, परमाणु अथवा तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो उसे अपचयन कहते हैं। दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड ऑल आर एडिंग अ इलेक्ट्रॉन नॉन एज रिडक्शन। क्लियर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ, अणु, परमाणु, तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अपचयन कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपचयन और ये क्या हो गया आपके ऑक्सीकरण हो गया। क्लियर। इसके अंदर रिएक्शन लिखनी है तो क्या करना है आपको, रिएक्शन के अंदर क्या ध्यान रखना है, जैसे ये लिख दी मैं Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये क्या होता है, लेने वाला माइनस में। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो अपचयन और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन की जो आपको इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन था वो ये फिनिश हो गया। अब जब भी अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन और उत्प्रेरक की बात अपन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Okay, good morning students. Now, first one important thing, देखिए अब अभी तक हम लोगों ने सारा चीज़ पढ़ लिया है ना, और आपने ये भी पढ़ लिया कि डेवलपमेंट कितने तरह के होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसिमिलेटेड और ह्यूमन डेवलपमेंट। अब उसके आगे अब हम नाउ वी आर
coming to a very important topic, and that is our country. India. Now when we talk in context to our country India, what is happening आप जानते हो? देखिए क्या हुआ. Economic planning actually first in 1947 we got independence. Okay? तो उस समय हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी. एंड व्हाट वेर द प्रॉब्लम्स? सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ. पहली प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर थे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो थे वो सारे के सारे, और अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता था, वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए थे. समझ में आ गया? यानी दो चीज़ें थी, एक तो फूड ग्रेन्स भी नहीं थे इंडिया के पास में, सारी अनाज उत्पादन क्षेत्र वहाँ चले गए, और दूसरा रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, उसके लिए भी जो जैसे कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले रॉ मटेरियल उसके लिए चाहिए था, वो भी नहीं था. ये पहली समस्या थी. सेकंड वाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, एंड दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, कि भारत में उस समय राज्य बन रहे थे. अब इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? कुछ बन रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कुछ बन रहे थे उनकी ओरिजिनलिटी के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से. जैसे महाराष्ट्र में मराठा रहते थे तो उन्होंने बोला मराठवाड़ा बनाएंगे हम पूरा. तमिलनाडु, तमिल स्पीकिंग पीपल. तो ये कंफ्यूजन था. तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था, एंड दैट वाज प्रिंसली स्टेट्स. प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है रियासतें. ये भारत में हम आने को तैयार नहीं थी. सो बेसिकली इन 1947 व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ इंडिया? भारत का सीन ये था कि अंग्रेज छोड़ के चले गए थे. जैसे कोई दुकान है, खोली और अचानक से कोई उठ के चला गया, अब उस दुकान को आपको संभालना है. एंड वी वर नॉट इनफ एफिशिएंट कि इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके. इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी कि हमको इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी, कि हम पहले प्लान करेंगे कि पहले कौन कौन सी चीज़ों को, सेक्टर्स को पूरा किया जाए. तो सबसे पहले प्लान किया गया कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कौन सी है? तो रॉ मटेरियल की नहीं थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी फूड ग्रेन्स की, कि भारत को खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहली प्लानिंग में हमने ध्यान दिया एग्रीकल्चर सेक्टर पे. उस समय स्टेट्स के फॉर्मेशन में बहुत झगड़े हो रहे थे, और उस वजह से बहुत सारे, आपने देखा होगा, रिवर्स के जो वाटर फ्लो थे उसको उन्होंने रोक दिया था. एक दूसरे की स्टेट्स मदद करने को तैयार नहीं थे. सो ये सिनेरियो बेसिकली 1947 में आज़ादी के बाद हम लोगों ने आज़ाद भारत के अंदर चैन की सांस नहीं ली थी, मुसीबतें बढ़ गई थी. लेकिन आज जिस हम इंडिपेंडेंट इंडिया में बैठे हुए, और आज जो हम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी आर हियर, तो इसका रीज़न है दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग. और ये इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इफ़ वी जस्ट सी कि ये आया कहाँ से है, तो ये आया था, इट केम ऑल द वे फ्रॉम Soviet Russia, because at that time it was USSR, United States of Soviet Republic, और इंडिया का इट वाज ऑलवेज अ सपोर्टिव कंट्री. तो उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग अपनाई, तो उसी को देख करके इंडिया भी उसी कदम पर चल पड़ा, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया. ओके, तो अब हम हमारे टेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टेक्स्ट. यहाँ से अब आपको बताएंगे कि कैसे प्लानिंग के नीड्स जो थे वो हमने अचीव किए. नाउ पे अटेंशन. या स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज. प्लानिंग है क्या? एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज वो यूज़ करते हैं. क्यों? एंड अचीविंग द टारगेट्स, क्योंकि हमने लक्ष्य सेट किए.
हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, रिसोर्सेज, दैट इज़ प्लानिंग। हमारे पास कितना है, कितना हम स्पेयर कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं। अ नेशन कैन यूज द टेक्निक टू अचीव टारगेट्स फिक्स इन वेरियस सेक्टर्स सच एज, अब वो कौन से सेक्टर्स है, फर्स्ट वॉज फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये डिफरेंट प्लानिंग्स है जिसके अंदर हमारे टारगेट सेट करते हैं। व्हेन देखिए फैमिली प्लानिंग यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैड अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया। तो पॉपुलेशन को आप स्टॉप नहीं कर सकते, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड, जो उसकी जो बर्थ रेट है, जो ग्रोथ रेट है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हेन दिस टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी और टू अचीव डिजायर्ड इकोनॉमिक एंड्स, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है व्हेन से लगा करके। नाउ पहले अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, सोवियत यूनियन फर्स्ट था। फर्स्टली सोवियत यूनियन हैड एडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल, हमने वहाँ से प्रेरणा ली। सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड इट्स सेंट्रल प्लानिंग इन 1928 सी थ्रू 5 ईयर प्लान्स। जो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया की है दैट इज ऑल्सो 5 years। इट एडॉप्टेड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स फर्स्ट 5 year प्लान अप्रूव्ड टू बी रिजोल्यूशन itself। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो ज्वाइंड लिस्ट ऑफ नेशंस। तो सोवियत रूस ने भी सबसे पहले क्या किया, इट ऑल्सो ज्वाइंड द नेशंस, लिस्ट ऑफ द नेशन, जिसने प्लानिंग को एडॉप्ट किया, विच हैड एडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑन नेशनल लेवल इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग क्यों करते हैं, वाई प्लानिंग इज डन, प्लानिंग इज डन टू move your country forward for rapid development. So this was about the planning in India. इसके बाद में हम जो नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स है, 3 पैराग्राफ्स है, वो देखेंगे। ओके, टिल देन इसको एक बार आप रीडिंग करके रखिएगा आगे से आगे। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स है हमारे इंडिया के अंदर कैसे स्टार्ट हुआ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बुक का नाम है, देखिए, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, किसने लिखी थी, कैसे है, उसके बाद में हम उसको वापस डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय। आज इस चैप्टर का लास्ट भाग, ठीक है, जल स्वावलंबन। अब हम इस पार्ट में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, झील, तालाब और जो परंपरागत पश्चिमी राजस्थान या शेखावटी क्षेत्रों में जोहड़, कुई, बेरी, नाड़ी, टाँका, ठीक है ना, ये सब याद रखने हैं। परीक्षा में पूछते ही हैं ये कौन कहाँ पर कौन सा है। जैसे जोहड़ में पूछ गया, जोहड़ सर्वाधिक किस राजस्थान के किस भाग में पाए जाते हैं, तो शेखावटी क्षेत्र में। फिर आ गया खड़ीन, खड़ीन सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, तो जैसलमेर में है। बेरी और कुई पूछ ले तो बाड़मेर और जैसलमेर में है। ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा जिलों के नाम, कौन से जिले में कौन सी झील है, जैसे फतेह सागर झील, पिछोला झील उदयपुर में है, जयसमंद उदयपुर में है। उसमें बोले अन्ना सागर झील अजमेर में है। ये सारी झीलों के नाम याद रखने हैं। फिर प्रश्न अगर आता है बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है, तो बूंदी को कहा गया है। ये छोटे से प्रश्न बनते हैं एक एक लाइन के, ये सारे याद करने। मुख्य इस पाठ में पहला ही प्रश्न बड़ा बनता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय योजना का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तो मैंने शुरू में ही बताए थे क्यों शुरू की गई थी। 5 पॉइंट थे इस पाठ के शुरू में ही, तो वो उसके लिए, सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, फिर आर्थिक सुधार के लिए, उसके लिए, सारे के लिए। अब इसमें लास्ट में दे रखा है एक टॉपिक है जल स्वावलंबन। ये मुख्यमंत्री द्वारा एक योजना भी थी जो शुरू की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा और भामाशाह द्वारा मिलकर ये योजना शुरू की गई, जिसके तहत राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए, जहाँ पर पानी की समस्या है वहाँ छोटे एनीकट बनाना, तालाब बनाना, नहरों द्वारा जल आपूर्ति करवाना, ये सरकार का कार्य होता है। ठीक है, इसमें कुछ पढ़ लेते हैं अपन। वर्तमान में गिरते भूमिगत जल स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा तथा बड़े बांधों में बढ़ती मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट
की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी। साथ साथ बढ़ती जनसंख्या से जल की बढ़ती मांग के कारण संकट भी गंभीर हो गया। इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये अंडरलाइन करना है। प्रश्न पूछ भी ले, जल स्वावलंबन क्या है, तो ये इसके बारे में है। तो इसमें 2 योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान तथा राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इन कार्यक्रमों को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंध किया जाना था। सामान्यतः जल का प्रबंध एवं संरक्षण परंपरागत रूप से प्रत्येक ढाणी, गांव, कस्बे में नाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ी, जोहड़, बेरी आदि विभिन्न रूपों में अपनाया गया। देखो ये जो आते हैं जोहड़, बेरी, टांका, ये पश्चिमी है। अपने इधर अगर कहें दक्षिणी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर तालाब, कुएं और बावड़ी, ठीक है ना, और झीले जो अपने इस क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में है। बाकी अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो तालाब, कुएं और बावड़ी, इन 3 चीज़ों या इन 4 चीज़ों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ये जल स्रोत तत्कालीन समय के अनुसार स्थानीय स्तर पर जल प्रबंध तथा संरक्षण का अनुपम उदाहरण थे, जो लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर जल प्रदान करते हैं। जल प्रबंध की परंपरागत सुव्यवस्थित तकनीकों से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अकाल के समय भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, परंतु इन स्रोतों के वर्तमान उपयोगिता कम होने तथा पर्याप्त संरक्षण के अभाव में जर्जर स्थिति रह गई है। वर्तमान समय में जल की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए जल स्वावलंबन आवश्यक हो गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जल की बचत, जल के उपयोग में व्यवस्थित करना तथा वर्षा को स्थानीय स्तर पर संरक्षित कर उसका समुचित प्रबंध करना, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इन परंपरागत स्रोतों का स्थानीय स्तर पर पूर्ण विकास करके इनका सिंचाई तथा अन्य कार्यों में उपयोग किया जाए, जिससे भविष्य में स्थानीय स्तर पर जल की उपलब्धता बनी रह सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना शुरू की गई, जिसके तहत यहाँ पर अपन देखेंगे तालाब, मिनी एनीकट, टांका और मिट्टी के बांध, ये जो राजस्थान के प्रमुख वर्तमान में भी सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके तहत इन्हीं का निर्माण किया जाता है, जिसके सरकार द्वारा और भामाशाह द्वारा जो योगदान देते हैं बड़े बड़े साहूकार, उनके द्वारा इस योजनाओं को शुरू किया जाता है। तो ये पार्ट यहाँ समाप्त। ठीक है, धन्यवाद।